नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इन वीडियोज़ के माध्यम से अलग अलग कारणों की वजह से मिलते हैं। पहला कारण कि अगर आप लोगों के स्टेट में कोई नया एग्ज़ाम है, उसके नोटिफिकेशन को लेकर कि उस एग्ज़ाम में क्या डिटेल्स हैं, क्या सिलेबस है, ये सब कुछ एनालिसिस को लेकर। दूसरा, उस एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। और तीसरा, हमने शुरू किया था कि करंट अफेयर्स को लेकर कि कोई भी देश दुनिया में बात चल रही है, मुद्दा चल रहा है, तो हम ऐसे टॉपिक्स को लें जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स में क्या करें, आगे हेल्पफुल हो। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं एक और एग्ज़ाम आप लोगों के राज्य में, उत्तराखंड में 22 नवंबर को होने वाला है, डीएलएड एग्ज़ाम। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के पास अगर तैयारी करनी है तो लिमिटेड टाइम पीरियड बच जाता है। ठीक है, इस लिमिटेड टाइम पीरियड में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कैसे कर पाएँ, किस तरीके से आप अगर आप शुरू ही कर रहे हैं या फिर आप बीच बीच में पढ़ चुके हैं कुछ, तो किस तरीके से अपने नॉलेज को स्ट्रक्चर किया जाए जिससे आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्या कर पाएँ, क्वालिफाई कर पाएँ। तो इंस्टीट्यूट में इस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बैचेस शुरू हो रहे हैं और ये फाइनल मौका है आप लोगों के पास इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ना समय रह जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा शुरू करने का। तो इंस्टीट्यूट में जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो 15 सितंबर से हो रहे हैं, 15 सितंबर से। ठीक है, अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कम समय में ऑप्टिमम रिजल्ट पा पाएँ, तो इसलिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और इंस्टीट्यूट आपके साथ ये मेहनत करने के लिए तैयार है। आप सभी लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी तरीके से आप चाहें उस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको इंक्वायरी पता चले कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस तरीके से होना है, क्या सिलेबस है। ठीक है, और अगर आप देहरादून में हैं तो आप एक बारी देहरादून इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के पीछे क्या रीज़न है, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है, चाहे वो छोटे से लेके बड़ा एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोगों के पास एक की एलिमेंट होता है, वो होते हैं PYQs। हालांकि हम इनको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, बट नहीं, ये हमारे पास की एलिमेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए। हमें किसी भी एग्ज़ाम का दायरा कब समझ में आता है, जब हम पिछले लगभग 10 साल के PYQs को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पिछले साल आप लोगों का डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ। ठीक, उस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक, उसमें से जीएस वाला पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों का जीएस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। 50 क्वेश्चन पूरे, 200 में से 50 क्वेश्चन पूरे किसके आते हैं, जीएस पोर्शन के आते हैं। अब जीएस पोर्शन में नॉर्मल नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर्स, इतना बड़ा पोर्शन 50 नंबर के लिए पढ़ना है। अगर आप स्पेसिफिक नहीं पढ़ेंगे तो ये तो साल भर में ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सहारा लेना पड़ता है किन चीज़ों का, PYQs का। तो इसी वजह से हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं आज यहाँ पर। कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए और उनसे आगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडिया। भारत की किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब आप सभी लोग जानते हैं इंडस सिंधु नदी का बेसिन, गंगा नदी का बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड कृष्णा बेसिन। आप लोगों ने सारे बेसिन के बारे में सुना होगा, आपने रिवर फ्लो, रिवर सिस्टम पढ़े होंगे। उसमें क्वेश्चन आता है बेसिकली कि सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका है, तो आंसर हो जाएगा किसका, गंगा नदी। आपने सुना होगा कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है, बेसिन। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी नदी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, कौन सी नदियां वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ,
कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो करती हैं? नर्मदा, तापी। अच्छा, करती हैं तो क्यों करती हैं, वाई? ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कुछ नदियां हमने देखा कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, पूर्व मतलब ईस्ट टू वेस्ट, यहां से यहां को फ्लो करती है, वाई? क्या रीजन है? ठीक है, तो रीजन है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। एक ये रीजन बताया जाता है, जियोग्राफिकल फीचर। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गंगा। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, अच्छा आप ध्यान रखिए, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं और जो भी इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम के ओरिएंटेड या फिर जो भी बाय इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, एज अ होमवर्क दूंगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है, जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसको पिन कर लेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे टीम को बोलेंगे, वो उस कमेंट को ऊपर पिन कर देंगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आंसर किसका सही है। ठीक, कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देते रहूंगा। अच्छा, सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू आप सभी लोग जानते हैं होता क्या है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में आप लोगों को पता है क्या होता है? तभी तो कर पाएंगे कि किसकी पावर है। जुडिशियल रिव्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है ना, न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बन चुके हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि हमारा ये पूरा देश और ये न्यायालय न्यायालय लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारी कोर्ट्स हैं वो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर चलती हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कुछ नियम ऐसे बना दिए जाएं या फिर कुछ ऐसा नियम प्रतीत हो जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस नियम को समाप्त करने का या फिर उस पर दोबारा बैठकर चर्चा करने की शक्ति, न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति, और अगर वो सच में पाया गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको क्या करने की, रद्द करने की शक्ति, ये मान के चलिए आप किस में आती है, जुडिशियल रिव्यू में आती है। तो ऐसी पावर किसके पास है? क्या ऐसी पावर प्रेसिडेंट के पास है? प्रेसिडेंट तो खुद सिग्नेचर करते हैं लॉ पे, जब तक प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया तब तक कोई नियम कानून बनता ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट तो नहीं हो सकते भैया। क्या हाईकोर्ट हो सकती है? हाईकोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी है? अच्छा, 1% आप सोचो कि हो भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास है? यहाँ पर तो आपको लगेगा हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो अब डाउट ही आ जाएगा कि क्या हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू है पावर? आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या राष्ट्रपति के पास है? क्या संसद के पास है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है? क्या लॉ कमीशन के पास है? अब जिन लोगों ने पढ़ा हुआ होता है थोड़ा सिंसियरली, वो सीधा सीधा लॉ कमीशन को हटा देंगे, वो सीधा सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा देंगे। ठीक है, वो कंफ्यूज करेंगे पार्लियामेंट में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में। ठीक है, क्योंकि एक बात आप लोगों को पता है कि जजेस को चुनने की प्रक्रिया कोलिजियम सिस्टम से आती है। कोलिजियम सिस्टम 5 जजेस 4+1, एक कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या ये माना जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजेस को सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, या फिर नंबर बढ़ा कम सकते हैं, ऐसा कुछ समझा जाए क्या? नहीं भैया, ध्यान रखना, ये इस प्रकार की जो भी ऊंची ऊंची पावर है, ठीक है, बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो सब किस में निहित है? पार्लियामेंट में। ऐसे बड़े बड़े काम सारे कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ही कर सकता है। बाकी आजू बाजू के लोग क्या करेंगे? उनको या तो कंकरेंस देंगे या तो अपनी बात या कंसल्ट करेंगे। ठीक है ना, उनसे सलाह लेंगे, सलाह देंगे, लेकिन ये जो होल पावर है वो किस में होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग गलत करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मुस्लिम लीग, ठीक है, अच्छा, मुस्लिम लीग ने इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ सेपरेट नेशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन? तो ये बताया गया कि पृथक पाकिस्तान रेजोल्यूशन को मुस्लिम लीग ने कब क्या किया था? स्वीकार को, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ईयर दिए हुए हैं।
अच्छा, कुछ लोग 1906 मत करके आना, क्योंकि 1906 में क्या हुई थी, मुस्लिम लीग बनी थी। कहाँ बनी थी, आप लोगों के लिए होमवर्क है, बताइए। अच्छा, एक और होमवर्क पिछले से पिछले क्वेश्चन में हमने देखा यहां पर कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो आप लोग मुझे कमेंट करके आर्टिकल बताओगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसी कोई बात हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू जैसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ये आर्टिकल आप लोगों के पास होमवर्क है, और नेक्स्ट आप लोगों के पास ये हो जाएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग 1906 में बनी, तो 1906 में जब बनी तो बनते ही पाकिस्तान हो गया था सेपरेशन? नहीं। अच्छा, 1947 होगा क्या कि पाकिस्तान 1947 में बना? क्योंकि भारत और पाकिस्तान माउंटबेटन प्लान की वजह से 1947, 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को सेपरेट हुए। तो मैक्सिमम लोगों का दिमाग कह रहा होगा कि 1947 करना चाहिए, लॉजिक, ठीक है। लेकिन कोई अगर एग्जाम के पैटर्न को समझे तो वो ये दो ऑप्शंस को डायरेक्टली क्या कर लेगा, एलिमिनेट कर लेगा। 1931 में मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा हाईलाइट थी क्या? थी। इस एलिमिनेशन मेथड से हम आंसर क्या लगा पाएंगे, 1940, ठीक है। तो 1940 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल कब और कहां किया गया, व्हेन एंड वेयर? अच्छा, और किसने किया, किसने किया, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं गोल मेज सम्मेलन, 1930 to 32, 31, 32, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? बहुत ज्यादा सिंपल सवाल, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल सवाल दे दिया, ठीक है। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को तो हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन इन दोनों में फंस जाएंगे कि यार 19 था या 21 था, ठीक है ना। तो बात, क्योंकि दोनों फ्रीडम वाले आर्टिकल हैं, लेकिन दोनों बात अलग अलग करते हैं। अगर बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो कौन सा आर्टिकल आ जाता है सामने? अच्छा, अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ की बात की जाए तो देन आ जाएगा कौन सा, आर्टिकल 21, ठीक है ना। तो आंसर वुड बी आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके पास स्टैटिक पोर्शन आता है, जीके वाला पोर्शन, कि इसकी खोज किसने की, उसकी खोज किसने की, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन, ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपसे पूछ सकता है किसी ने टेलीविजन किसने बनाया, या फिर बॉल पेन किसने बनाई, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, या फिर बल्ब का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं ऐसे स्टैटिक पोर्शन में। तो आप लोगों को ये तो पता है मार्टिन कूपर ने किया था, क्या फोन का इन्वेंशन तो मार्टिन कूपर ने किया था, ये इजी आ गया, ठीक है। लेकिन हर बार इतने इजी नहीं होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके चेयरमैन कौन थे भैया, ठीक है। अब फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, धर्मेंद्र प्रधान आप सीधा सीधा कैंसिल कर लोगे, नहीं सुना आप लोगों ने, जगदीश कुमार भी आपने सुना नहीं होगा, वो भी कैंसिल कर लोगे। इन दोनों में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर रंगराजन था या रंगन था, कस्तूरी रंगन थे, ठीक है। तो कौन थे चेयरमैन, चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन जी, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास में लेके चलता हूं कि एक तरफ साइमन कमीशन थे, और साइमन कमीशन में झगड़ा हो रहा था, 1927 की बात है। साइमन कमीशन को यहाँ के लोग बोल रहे थे कि तुम भारत के संविधान या फिर संविधान सभा बनाने की बात कर रहे हो, और अंग्रेजों को बुला रहे हो, 7 मेंबर बुलाए थे। अब यहाँ के लोग हो गए परेशान, तो साइमन ने कहा कि मुझे लगा नहीं कि आप इंडियंस इतने पढ़े लिखे हो या फिर इतने सिविलाइज लोग हो जो अपना संविधान बना सके, तो अभी तक तो हमें पता नहीं था, जब आप डिमांड कर रहे हो तो क्या करो, एक संविधान आप भी बना दो, एक रिपोर्ट आप भी दो, ठीक है ना, एक हम बनाते हैं, एक रिपोर्ट आप भी दो। अच्छा, यहां पर तो साइमन कमीशन बन रहा था, इंडिया की तरफ से दिया गया क्या, नेहरू रिपोर्ट, और ये कौन से नेहरू की चेयरमैनशिप में ये नेहरू रिपोर्ट दी गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे,
मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना। अब इन दोनों रिपोर्टों पर बहस करने के लिए रखी गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। और इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में क्या होना था, इसके बाद एक नया एक्ट लाया जाना था। वो एक्ट था कौन सा हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। इन दोनों संविधानों, एक तो साइमन कमीशन ने बनाया, एक नेहरू रिपोर्ट, इन दोनों का मिक्सचर से बनाना था हमने एक नया एक्ट, जो कि होने वाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। तो हालांकि इतिहास एक अलग बात कहता है। अब इस जो नियम बना 1935 का, उसमें इनमें से क्या नहीं था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, क्या केंद्र में द्वैध शासन, डायरेक्सी सिस्टम इन सेंटर, ऑल इंडिया फेडरेशन था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, ये सिंपल बातें हैं। अच्छा, क्या नहीं था पूछा हुआ है, नॉट फीचर ऑफ। तो ध्यान रखना, डायरेक्सी सिस्टम एट सेंटर था क्या, अरे डायरेक्सी सिस्टम एट सेंटर था, बिल्कुल था। तो प्रोविंस में नहीं था डायरेक्सी सिस्टम, मतलब प्रोविंस अर्थात प्रांतों में डायरेक्सी सिस्टम पहले आ चुका था, ठीक है ना। यहां से शुरू किया सेंटर, एट सेंटर पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान और उसके प्रावधानों को संशोधन करने की शक्ति देता है। अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, तो आर्टिकल 368। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को पता होगा कि हमारा संविधान कुछ भागों में, मतलब पार्ट्स कहते हैं जिसको हम, कुछ आर्टिकल्स में जिनको हम अनुच्छेद कहते हैं, और कुछ अनुसूचियों में जिनको हम शेड्यूल कहते हैं, इनमें विभक्त है, टूटा हुआ है, तोड़ा हुआ है। अच्छा, ध्यान ये रखना है हमको कि आर्टिकल तो बता दिया कौन सा आर्टिकल है। अच्छा, ये आर्टिकल किस पार्ट में आता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट कर दीजिएगा किस पार्ट में आता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आर्टिकल है आपके पास आर्टिकल 368। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इज नॉट करेक्टली मैच। अच्छा, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो मैच नहीं करता है। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, और इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। अच्छा, तो सीधा सीधा ये तो सही है, रिपन के काल में की बात है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कर्जन भैया के टाइम की बात है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी लॉर्ड डलहौजी की बात है, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर किसी की संतान नहीं होगी तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता किसी भी आगे अपने सक्सेसर को, अपने उत्तराधिकारी को, उसका जो साम्राज्य है वो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी भी सही है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स गलत है। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, दूसरा एक्ट आया था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे उसमें, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको। नेक्स्ट, अच्छा आंसर ए आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन है, और ये भी होमवर्क आएगा आप लोगों के लिए इसमें भी एक, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ब्रिक्स सबमिट। ब्रिक्स आप जानते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर आप सभी लोग इस ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने ही चैनल पर एक वीडियो बनाई है ब्रिक्स की, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ आई बटन पे उसको लिंक करवा दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, सीरीज में आप लोग जाके देख सकते हैं कि एक्चुअल में ब्रिक्स कंट्री है क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 के हिसाब से कि 2024 में ब्रिक्स सबमिट कहाँ हुआ था, तो हमें पता है रशिया में हुआ था, सिंपल हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क है 2025 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हो कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ को है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस, क्योंकि काफी हाल फिलहाल में न्यूज में है, क्वाड न्यूज में है, एससीओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे क्या है न्यूज में है, तो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास ए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने कि किस तरीके से एग्जाम का दायरा है, किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आई जाएंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग पोर्शन की, अलग अलग क्वेश्चंस की। ये आपको इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये स्कोरिंग होते हैं,
जिसको हर किसी को नहीं आते, और जिसको आते हैं उसको अच्छे से आते हैं, ठीक है ना, वो मार्क्स बढ़ा देता है अपने। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ आप लोगों को एक बार फिर कि अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार से जुड़ सकते हैं। नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए। और साथ ही साथ आप अगर देहरादून में है तो आप देहरादून आके या फिर इंस्टीट्यूट आके अपनी इंक्वायरी काउंसलिंग कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो सके कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में कंडक्ट होना है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। याद रखिए 15 सितंबर से बैच शुरू हो रहे हैं और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही बैच खुलेंगे, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। लिमिटेड टाइम पीरियड में जितने बच्चे आगे आगे, उसके बाद बार बार बैचेस नहीं ओपन किए जाएंगे। ये लास्ट बैच होगा, क्योंकि 22 नवंबर को आपका क्या है, पेपर है। तो इस बैच के ओरिएंटेड अगर किसी को 22 नवंबर की तैयारी करनी है तो ये बैच बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।